Hello dear friends, welcome to the Pharmastar Academy, welcome to the bright future. Okay, let's start today's session. तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर. इन इंडिया आईपी रेफरेंस सब्सटेंसेस IRPS आर इशूड बाय दी. इंडिया में आईपी रेफरेंस सब्सटेंसेस को कौन इशू करता है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद, बिकॉज आईपीसी इज द ऑफिशियल बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसका काम क्या होता है? टू पब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया, एस्टैब्लिशेस द ऑफिशियल ड्रग स्टैंडर्ड, ओके, और प्रिपेयरिंग, सर्टिफाइंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग द आईपी रेफरेंस सब्सटेंसेस, ये काम होता है आईपीसी का. देन जो आईपी रेफरेंस सब्सटेंसेस होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं? दे आर द लीगली रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स. ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स होते हैं, किस लिए यूज किए जाते हैं? ऐसे के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग के लिए और क्वालिटी कंट्रोल के लिए एज पर द इंडियन फार्माकोपिया. बाकी के ऑप्शन गलत है, बिकॉज जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ का है उसका काम क्या है? ड्रग डिस्कवरी करना, ठीक है. देन फार्माकोलॉजिकल रिसर्च करना, इनोवेशन करना, ये उसका काम होता है. जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है उसका काम होता है केमिकल साइंस, मटेरियल रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. केमिस्ट्री से रिलेटेड सब कुछ होगा वहां पर. जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी है कोलकाता का, उसका काम होता है केमिकल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर मेडिसिन रिसर्च. Okay, so it has no regulatory role in issuing the IP reference standards. IPC is the correct answer. Next question है, as per the following application forms inapplicable in case of manufacture of sale of Ayurveda, Siddha और यूनानी drug. Okay, तो ASU drug के लिए कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेबल है? मैन्युफैक्चरिंग, ASU ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन होता है? फॉर्म 25E, फॉर्म 24D, फॉर्म 26D एंड फॉर्म 25D. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्म 24D. वाई? तो देखो, जो फॉर्म 25D होता है वो क्या होता है? द लाइसेंस इशूड आफ्टर द अप्रूवल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द एसयू ड्रग. इट इज नॉट द एप्लीकेशन फॉर्म. ये लाइसेंस होता है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता है. यहाँ पर पूछा क्या था हमें? एप्लीकेशन फॉर्म. उसके बाद जो 26D है इट इज अ लोन लाइसेंस. देन 25E जो है इट इज रिलेटेड टू द रेस्ट्रिक्टेड सेल लाइसेंस, सो नॉट एप्लीकेबल. तो कंसेप्ट यहाँ पर हमें याद क्या रखना है? देखो, जो 25 की सीरीज होती है वो एप्लीकेशन के लिए होती है, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए. अगर एप्लीकेशन पूछा जाए तो 25 की सीरीज याद रखो, और अगर लाइसेंस इशूड पूछा जाए तो 25 की सीरीज आएगी और एप्लीकेशन के लिए 24 की आएगी. ठीक है. The next question है, which one of the following guidelines is followed for analytical method validation if the method of analysis is not official in any pharmacopoeia or appear in other recognized reference. तो देखो, पूछा क्या गया है? एनालिसिस की मेथड अगर ऑफिशियली फार्माकोपिया में ना दी गई हो कि तो हमें किसे फॉलो करना चाहिए? कौन से गाइडलाइंस को फॉलो करके एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन करना चाहिए? ICH गाइडलाइंस, WHO गाइडलाइंस, GLP गाइडलाइंस और HACCP गाइडलाइंस. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ICH गाइडलाइंस, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन of technical requirement for pharmaceuticals for human use when analytical methods is not official in IPBP USP or other pharmacopoeia. Validation is done as per the ICH Q2 R1 guideline. Okay, ICH Q2 R1 guideline में क्या है? Accuracy, precision, specificity, linearity, range, detection limit, okay, quantitation limit and robustness. These are the parameters involved in the ICH Q2 guidelines. WHO का काम क्या होता है? जनरल गाइडेंस प्रोवाइड करता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, क्वालिटी कंट्रोल लैब्स के लिए. जो GLP होता है वो क्वालिटी सिस्टम नॉन क्लिनिकल स्टडीज में मेंटेन करता है. देन जो HACCP गाइडलाइंस होते हैं इट इज अप्लाइड टू द फूड सेफ्टी हैजार्ड कंट्रोल, नॉट रिलेटेड टू द फार्मास्यूटिकल वैलिडेशन. Next question है, which one of the following section represent misbranded cosmetics under manufacture, sale and distribution of drug and cosmetic? कौन सा सेक्शन रिप्रेजेंट करता है मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक्स?
ठीक है, अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेक्शन 9A, सेक्शन 9B, सेक्शन 17C, सेक्शन 40। सेक्शन 9 वाली जो सेल्स होती है ना वो इंपोर्ट के लिए होती है। यहाँ पर हमें मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा है, तो ये दो तो नहीं आएंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 17C। उसका एक्सप्लेनेशन देखो, सेक्शन 17C जो होता है मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक्स के लिए होता है। ओके, देन सेक्शन 9A रिलेट टू द मिसब्रांडेड ड्रग के रिलेटेड है। ठीक, इंपोर्ट कंट्रीज, वहां पर मैन्युफैक्चर नहीं है, इंपोर्ट के लिए। ठीक है, और ये कॉस्मेटिक के लिए भी नहीं है वैसे भी। जो डी होता है स्पूरियस ड्रग के लिए होता है। 40 डील्स विद दी गवर्नमेंट एनालिस्ट पावर, गवर्नमेंट एनालिस्ट के पावर से रिलेटेड है और इसलिए 17C करेक्ट आंसर होगा। कंसेप्ट क्या है देखो, 17 मिसब्रांडेड ड्रग याद रखो, 17A एडल्टरेटेड ड्रग, 17B स्पूरियस ड्रग और 17C जो होता है मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक्स। 17C एंड कॉस्मेटिक में भी सी आता है, तो याद रखो मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक्स के लिए 17C होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपर्ट कमिटी शैल एग्जामाइन द रिपोर्ट ऑफ सीरियस इवेंट ऑफ द डेथ and give its recommendation to the licensing authority for the purpose of arriving at cause of the adverse event within how many days of the occurrence of the adverse event। ठीक, तो यहाँ पर पूछा क्या गया है देखो, जो एक्सपर्ट कमेटी होती है वो क्या करती है, एग्जामाइन करती है सीरियस, अगर एडवर्स इवेंट कोई भी हो, किसी वजह से डेथ हो गई तो उसे एग्जामाइन करती है, रिपोर्ट करती है। तो इसके लिए वो क्या करती है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को वहां पर जाकर रिपोर्टिंग करने के लिए बोलती है। तो कितने दिन बाद, एडवर्स इवेंट होने के कितने दिन में, 150 डेज, 30 डेज, 90 डेज और 105 डेज। 30 डेज में सफिशिएंट स्टडी होगा क्या उनका, नहीं होगा। ठीक, सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 90 डेज। बाकी के ऑप्शन देखो, जो 30 डेज होता है टू शॉर्ट, फुल कॉजेलिटी कंपेंसेशन असेसमेंट के लिए बहुत कम टाइम है। ठीक है, 105 150 डेज बहुत ही ज्यादा है, कि तो सही आंसर है 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019, the sponsor is required to forward his report on serious adverse event of death after the analysis to the licensing authority and the head of the institution where the trial has been conducted within how many days of the occurrence of the event। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है देखो, विदिन 1 डे, विदिन 7 डेज, विदिन 40 डेज और विदिन 30 डेज। एज पर दी न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स। ओके, स्पॉन्सर का काम क्या होता है, रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी चाहिए उसे, सीरियस एडवर्स इवेंट जो भी हुआ है, डेथ जो सीरियस इवेंट हुआ है, तो एनालिसिस करने के बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट सेंड करना जरूरी है। तो कितने दिन में होता है वो सब कुछ, सो करेक्ट आंसर इज दी विदिन 14 डेज। इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट्स दी सीरियस एडवर्स इवेंट विदिन 24 आवर्स, 24 आवर्स में रिपोर्ट करता है इन्वेस्टिगेटर। ओके, देन स्पॉन्सर एनालाइजेस एंड फॉरवर्डेड डिटेल्स रिपोर्ट विद इन दी 14 डेज। 14 डेज में क्या करता है वो, सेंड करता है, फॉरवर्ड करता है। 1 डे ओनली इनिशियल इंटीमेशन बाय इन्वेस्टिगेटर। 1 डे में क्या होगा, सिर्फ इन्वेस्टिगेटर तो देखेगा ना, क्योंकि 24 आवर्स तो उसे ही लगते हैं। देन 7 डेज नॉट प्रिस्क्राइब्ड लिमिट और 30 डेज बहुत ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with regard to compensation in case of injury or death during the clinical trial, all of the following statement are the true except। तो क्लिनिकल ट्रायल करते वक्त अगर कुछ सीरियस इंजुरी हो जाए या फिर डेथ हो जाए तो उसके रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फाइनेंशियल कंपेंसेशन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर मेडिकल मैनेजमेंट, सही है। Financial compensation is not provided for a child injured in utero because of the participation of the parent in clinical trials, ये तो गलत है। कि in case of death there is a provision to give the financial compensation to nominees of the trial subject, हाँ देना चाहिए। Then financial compensation shall be provided if injury or death occurs due to the failure, if injury or death occurs due to the failure of investigational product to provide the intended therapeutic effect, where the standard care to available was not provided to the subject as per the clinical trial protocol।
तो क्लिनिकल ट्रायल की प्रोटोकॉल है, केयर लेनी पड़ती है, जो भी वॉलंटियर्स है उनकी प्रॉपर केयर लेनी पड़ती है, ठीक है, प्रॉपर कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये भी सही बताया गया है। तो यहाँ पर पूछा क्या है उन्होंने, एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट मतलब जो सही नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, जो चाइल्ड की अगर इंजरी हो जाए, उसका पेरेंट अगर पार्टिसिपेट हो तो चाइल्ड को कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट ट्रू ना, उसे भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय, इंटरनेशनल फार्माकोपिया कौन पब्लिश करता है? हु इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, यूनाइटेड नेशन, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो फार्माकोपिया पब्लिश करने का काम होता है WHO। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार आ चुका है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड BTAB में एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, कि देन नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और इलेक्टेड मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन सा है? सेक्रेटरी ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मेंबर ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, सेक्रेटरी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये तो पहले कट हो चुका था पहले क्वेश्चन में। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, हाँ सही आंसर है, ही इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द DTAB। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ शेड्यूल्स टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के कितने शेड्यूल्स हैं 1940 में? 12, 2, 40 और 32। तो टोटल DNC एक्ट में 40 शेड्यूल्स प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कौन प्रोवाइड करता है? शेड्यूल C, हाँ करेक्ट है, यही तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए होता है। ओके, शेड्यूल J ये किस लिए होता है? इनक्यूरेबल डिसीजेज जो होते हैं वहां पर। M किस लिए होता है? GMP के लिए होता है। Y क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है। सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, शेड्यूल C। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रिकॉर्ड, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट सीज्ड बाय द ड्रग इंस्पेक्टर अंडर क्लॉज CC और CCA ऑफ सेक्शन 22 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 शैल बी रिटर्न टू द पर्सन विद इन। तो देखो, जो कुछ भी रिकॉर्ड हो, रजिस्टर हो या फिर कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हो जिसने जो DI ने लिए, ठीक है, सेक्शन 22 के अंडर, तो वो पर्सन को कितने दिन में रिटर्न करना चाहिए? 10 डेज, 20 डेज, 25 डेज और 30 डेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 डेज, 20 डेज में रिटर्न करना चाहिए। ओके, तो डियर स्टूडेंट, टू जॉइन द फ्री टेस्ट सीरीज, प्लीज डाउनलोड द फार्मास्टर एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर। You will see the interface like this and you have to click on the free test folder to solve the test. अगर कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेबल ऑफ पैकेज कंटेनिंग द ड्रग्स कमिंग अंडर द व्यू ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 शुड। ओके, तो देखो क्या पूछा है, जो नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो सब्सटेंसेस शेड्यूल एक्स के अंडर आते हैं, उन्हें हम जब पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग करने के बाद जो लेबल लगाते हैं उस पर, ठीक है, तो उस लेबल में क्या क्या होना चाहिए? इट हैव द सिंबल NRX इन रेड इन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर, हाँ होना चाहिए, तभी पता चलेगा क्या ये नार्कोटिक है। ओके, हैव वार्मिंग पॉइजन, ओके ये भी होना चाहिए क्योंकि एडिक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। हैव कॉशन, इट इज डेंजरस टू टेक द मेडिसिन एक्सेप्ट अंडर सुपरविजन ऑफ REMP, ओके ये भी सही है। सो यहाँ पर पूछा क्या है, फिर वही तो पूछा है कि क्या क्या होना चाहिए, तो सब कुछ आएगा। सो आंसर होगा डी। Then next question है, करंट फार्माकोपिया ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन, करंट फार्माकोपिया का एडिशन कौन सा है? 1955 ये तो फर्स्ट एडिशन है, 1966, 1986 और 2026। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2026 लेटेस्ट एडिशन है फार्माकोपिया का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोपिया यूज ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट, फार्माकोपिया हमें सबकी इंफॉर्मेशन देती है लेकिन एक चीज की नहीं देती, कौन सी चीज है वही फाइंड आउट करनी है हमें।
डोज के बारे में पता होता है, सोलिबिलिटी के बारे में, थेराप्यूटिक कैटेगरी के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, फार्माकोपिया में मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती। सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट प्रोवाइड द डिटेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोपिया इज अ बुक, एक बुक है, क्या करती है, डिस्क्राइबिंग प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मुलेशंस, डिस्क्राइबिंग डिस्पेंसिंग टेक्निक्स, ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिश्ड बाय रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट एजेंसी और ऑल ऑफ द अबव। हर तरफ जरूरी नहीं है कि ऑल ऑफ द अबव आंसर ही सही हो, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफ स्टैंडर्ड्स पब्लिश्ड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, बिकॉज फार्माकोपिया क्या है, ऑफिशियल कंपेंडियम ऑफ द ड्रग स्टैंडर्ड्स, इट डज नॉट डिस्क्राइब डिस्पेंसिंग टेक्निक और प्रिपरेशन प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएलपी सर्टिफिकेशन इज इशूड इन इंडिया बाय, जीएलपी सर्टिफिकेशन कौन इशू करता है, कंट्रोलर वेट एंड मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका कुछ रिलेशन है क्या यहाँ पर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जीएलपी सर्टिफिकेशन इशू करने वाला कौन होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्हाई, बिकॉज GLP certification in India is granted under the National GLP Compliance Monitoring Authority, जिसी को क्या बोलते हैं, NGCMA बोलते हैं, और वो किसके अंडर फंक्शन करती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, जो कंट्रोलर ऑफ वेट एंड मेजरेबल है वो लीगल मेट्रोलॉजी अथॉरिटी है, BIS स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्ट्स नॉट GLP सर्टिफिकेशन, DCGI रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर ड्रग के लिए होता है, नॉट फॉर द GLP सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GLP सर्टिफिकेशन इन इंडिया इज मैंडेटरी फॉर ऑल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए मैंडेटरी होता है क्या, कंपल्सरी फॉर इंडस्ट्रीज विच इन्वॉल्व द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोलॉजिकल्स, कंपल्सरी फॉर इंडस्ट्रीज विच इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन बायोलॉजिकल्स, ऑप्शनल फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ये सही होगा, क्यों सही होगा, तो देखो GLP compliance is not mandatory for all pharma industries. When it is required, it is required when conducting non-clinical safety studies for regulatory submission, especially for international acceptance (OECD). इसलिए कहा गया है ऑप्शनल, ठीक है। The next question है, specific agglutinins of ABO system have the following feature except, जो ABO system है ब्लड ग्रुपिंग की, तो उसके फीचर्स कौन से, देखो, आर गैमा ग्लोबुलिन्स, are produced by the bone marrow and the lymph glands, are present right at the birth, are produced in people who do not have the respective agglutinogens in their RBCs। okay, ये A, B, D तो सही है कि राइट बर्थ के तुरंत बाद में होते हैं क्या प्रेजेंट, नो, वाई, तो देखो फर्स्ट क्या है, गैमा ग्लोबुलिन्स, ये सही है, दे बिलोंग टू द इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास, मेनली IgM एंड IgG। ओके, और क्या है, गामा ग्लोबुलिन से, देन बी, प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो एंड लिम्फ ग्लैंड्स, सी, आर प्रेजेंट एट द राइट एट द बर्थ, न्यूबॉर्न्स डू नॉट हैव फुल्ली डेवलप्ड ABO एंटीबॉडीज एट द बर्थ, बर्थ के बाद जो न्यूबॉर्न होते हैं उनके पास फुल्ली डेवलप्ड ABO एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, देन लास्ट वाला क्या था, आर प्रोड्यूस्ड इन द पीपल हु डू नॉट हैव द रिस्पेक्टिव एग्लूटिनोजेंस इन देयर RBCs। तो प्रिंसिपल क्या है, अ पर्सन फॉर्म द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन दैट इज एब्सेंट ऑन देयर RBC, कि जो एब्सेंट होता है उसी पर, वही तो प्रिंसिपल है ना यहाँ पर। सो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिकॉज वहां पर एक्सेप्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड इज मोस्टली कंट्रीब्यूटेड टू, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, ब्लड सेल्स, एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स और फिब्रिनोजन। तो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ब्लड का, वो इट इज मोस्टली कंट्रीब्यूटेड बाय द एल्ब्यूमिन। क्यों एल्ब्यूमिन, तो देखो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इट इज आल्सो नोन एज द ऑन्कोटिक प्रेशर भी कहा जाता है, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज प्रोटीन्स इन द ब्लड प्लाज्मा दैट कैन नॉट इजीली क्रॉस द कैपिलरी वॉल। और लार्ज प्रोटीन कौन सा प्रेजेंट है ब्लड प्लाज्मा में, तो होता है एल्ब्यूमिन। ठीक है, फिब्रिनोजन भी प्लाज्मा प्रोटीन है बट कॉन्सेंट्रेशन उसका लोअर होता है, ब्लड सेल्स के बहुत ज्यादा लार्जर होते हैं प्रोटीन से भी, so do not exert a significant osmotic pressure
देन प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रीब्यूटेड होते हैं, ओके, बट दे आर स्मॉल एंड कैन मूव फ्रीली अक्रॉस द कैपिलरी वॉल्स, इसलिए वो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट eosinophil इज करेक्ट? Present numerously in the blood, are weak phagocytes, show chemotaxis, release modified lysosomes. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा प्रेजेंट न्यूमेरसली इन द ब्लड, क्योंकि आपको अगर पता होगा तो आपने अगर क्लासिफिकेशन देखा होगा, उनका परसेंटेज देखा होगा, तो जो eosinophils होती है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, मेजरली 1 to 4%, ओके, वो ज्यादा प्रेजेंट नहीं होती। देन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी 22nd क्वेश्चन है, मैक्सिमम ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, तो ब्लड में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है कौन से फॉर्म में करते हैं? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, कार्बामिनोहीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड में, तो उसके नाम से हम बता सकते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीहीमोग्लोबिन। 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाउंड टू द hemoglobin as a oxyhemoglobin और only 3% is dissolved in the plasma. 23rd, विटामिन के इज नेसेसरी फॉर, विटामिन के की जरूरत किसके लिए? प्रिवेंशन ऑफ रिकेट्स, अगर विटामिन के रिकेट्स को प्रिवेंट करेगा तो डी का काम कौन, डी क्या करेगा फिर? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, प्रिवेंशन ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए तो ए होता है ना हमारा, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, इसके लिए भी के नहीं होता है, तो सही आंसर होगा फॉर्मेशन ऑफ दी प्रोथ्रोम्बिन। प्रोटीन फैक्टर्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि उसके बाद नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, देखो प्रिवेंशन ऑफ रिकेट्स क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज अ वर्क ऑफ द विटामिन डी। देन प्रिवेंशन ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस के लिए विटामिन ए, और फॉर्मेशन ऑफ डीएनए के लिए होता है फोलिक एसिड, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ फिब्रिनोजन एक्सेप्ट पूछा है, मतलब कौन सा सोर्स नहीं है? ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा, ड्राइड ह्यूमन सीरम, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फ्रैक्शनल प्लाज्मा। प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ड्राइड ह्यूमन सीरम। क्यों? तो देखो व्हेन प्लाज्मा इज ड्राइड कि फिब्रिनोजन रिमेन प्रेजेंट, देयरफॉर इट इज वैलिड सोर्स ऑफ फिब्रिनोजन। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में भी होता है, फ्रैक्शनेटेड प्लाज्मा में भी होता है, लेकिन ड्राइड ह्यूमन सीरम में नहीं होता। क्यों? बिकॉज सीरम इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द ब्लड हैज क्लॉटेड, ब्लड क्लॉट होने के बाद सीरम ऑब्टेन किया जाएगा। देन क्या? ड्यूरिंग क्लॉटिंग फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड टू द फिब्रिन एंड रिमूव्ड इन द क्लॉट। ठीक, तो क्लॉट का फॉर्मेशन के लिए जरूरी है ना फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्जन हो जाता है, ओके, और एज ए क्लॉट रिमूव होता है तो सीरम डज नॉट कंटेन द फिब्रिनोजन। लास्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इंजुरी हु डिसाइड द क्वांटम ऑफ कंपेंसेशन? क्लिनिकल ट्रायल में अगर इंजुरी हो जाए तो कंपेंसेशन कितना देना है, कौन डिसाइड करता है? स्पॉन्सर, इन्वेस्टिगेटर, लाइसेंसिंग अथॉरिटी और मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल वेयर इंजुरी ऑकर्स। इनका कुछ रिलेशन है, ये क्यों डिसाइड करेंगे ना, जहाँ पर इंजुरी हुई है वो क्यों डिसाइड करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो देखो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है डिटरमाइन द कंपेंसेशन अमाउंट। स्पॉन्सर का काम क्या होता है? पेज कंपेंसेशन बट डज नॉट डिसाइड, वो पे करता है लेकिन डिसाइड नहीं करता। डिसाइड करता कौन है? लाइसेंसिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी और जितना बोलेगी उतना स्पॉन्सर पे करेगा। इन्वेस्टिगेटर इवेंट को रिपोर्ट करता है और मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट होता है नो अथॉरिटी टू डिसाइड द कंपेंसेशन, में कोई अथॉरिटी नहीं होती। तो आज के 25 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं। इसमें से आपके कितने सही आए? आज के मोस्ट ऑफ दी मतलब सारे ही बोल सकते हो क्वेश्चन जूरिस से थे, जूरिस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आपके कितने करेक्ट आए कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।